आपके पास में कोई कॉइल है और उससे रिलेटेड क्या है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, रिलेटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर इंड्यूस करंट बनेगी। और इंड्यूस करंट कैसी होगी, वो अपने जो कॉज है, जिसकी वजह से जनरेशन के जो कॉज है उसको अपोज करेगी, जनरेशन के जो कॉज है उनको अपोज कर देगी। अगर मान लो कि इंड्यूस करंट इस तरह से बनेगी, देखो अगर मान लो ये कॉइल है इस तरह से, इस कॉइल में इधर का फ्लक्स बढ़ा, तो ये चाहती है कि फ्लक्स ना बढ़े, ना बढ़े तो क्या करेगी, उल्टा फ्लक्स लगाना पड़ेगा। तो उल्टा फ्लक्स तो कैसे बनेगा, उल्टी करंट। तो अब वो करंट कैसे फ्लो करेगी, ठीक है। अब मान लो फ्लक्स कम हो गया, उस केस में क्या करेगा कि वो फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। जब वो बढ़ाने की कोशिश करेगा तो फ्लक्स, जैसे अब मान लो 1000 लाइन जा रही थी, आपने मैग्नेट को पीछे खींच लिया या किसी भी वजह से आपने फ्लक्स को कम कर दिया, तो 1000 की जगह होगी 800, 200 का चेंज हो गया तो 200 वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगी खुद से, तो वो करंट फ्लो करेगी यूं, ठीक है, इस तरह से। अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उल्टी, ठीक है, डिक्रीज करते हैं तो सीधी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कॉन्सेप्ट ये खुद की वजह से ही करने लगे। कैसे करेगा, खुद की वजह से। मान लो कि आपने कोई कॉइल ली है इस तरह से, ठीक है, आपने इसके अंदर ये बैटरी ऐड की और यहाँ पे एक की लगा, ठीक है। आपने अभी की को ऑन नहीं किया है, तो अभी बताओ सर्किट में करंट कितनी होगी, 0। अभी कोई करंट नहीं है, शुरुआत में करंट 0, लेकिन आपने क्या की को ऑन, जैसे ही ऑन किया तो करंट फ्लो होना शुरू हुई, आई, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुई, अब सुना, ये फ्लो होना शुरू हुई तो पहले तो फ्लक्स था 0 और अब फ्लक्स इंक्रीज होने लग गया। तो इंक्रीमेंट इन फ्लक्स क्या करेगा, उसके फ्लक्स का चेंज हो गया कोई का, और अब क्या करेगा, इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट क्या करेगी, अपने जनरेशन के कॉज का अपोज करेगी। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इस तरफ, वो उल्टी करवाएगी, तो इंड्यूस करंट। अब जैसे आपने जब पोटेंशियल लगाया था ईएमएफ ई, ठीक है ना, पोटेंशियल लगाया ईएमएफ ई, तो पोटेंशियल की वैल्यू तो इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही है, क्योंकि आप सोच रहे थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करंट इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब इंक्रीज हो रही थी करंट, तो फ्लक्स भी चेंज होने लग गया, और जब फ्लक्स चेंज होने लग गया तो सोचना, तो वो फ्लक्स मान लेते हैं 2 एम्पियर की इंड्यूस करंट दे रहा है आपको, वो फ्लक्स क्या दे रहा है, 2 एम्पियर की इंड्यूस करंट। तो जब आपकी करंट आनी चाहिए थी 2 एम्पियर इधर से, तो उसने इंड्यूस दे दी 2, और दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो करंट कितनी आ रही है, 0। आपने सोचा 2 आनी चाहिए थी, आ कितनी रही है, 0। थोड़ी देर बाद में आपने सोचा 6 आनी चाहिए थी, आ कितनी रही है, 4। आपने सोचा 10 आनी चाहिए थी, 10 की जगह कितनी आ रही है अभी, 8, ठीक है। आपने सोची 15 आनी चाहिए, तो कितनी आ रही है, 13। तो करंट क्या होगी, पीछे चलेगी, ये वाली बात सुनिए। अच्छा, अब ये हो ही इसलिए वजह से रहा है क्योंकि जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, आई करंट की वजह से। जो फ्लक्स है इसके अंदर वो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, इसकी करंट आई की वजह से। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक कोएफिशिएंट लगाया, जिसे हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब ये कॉइल खुद की ही वजह से इंड्यूस करंट पैदा कर रही है, ये कोएफिशिएंट हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे, इसके अंदर कौन सा मटेरियल भरा हुआ है, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारे को एक कॉन्सेप्ट पहले से पता है, d phi अपॉन में dt इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ E। हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या, d phi अपॉन में dt इक्वल टू l di अपॉन में dt। अच्छा, यहाँ पे ये वैल्यू होती है तो यहाँ माइनस लगाया हुआ होता है, तो यहाँ ईएमएफ की जगह लिख दिया और माइनस का l di अपॉन में dt। ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या हो गया आपके लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस का l di अपॉन dt। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो हो गया आपके लिए इंड्यूस्ड करंट। अब जो आप इस l की डायमेंशन और यूनिट फाइंड करना चाहते हो, तो L को हम लेते हैं हेनरी में, इसमें लेते हैं हेनरी। ये हेनरी वही है जिसमें क्या हुआ, फेराडे और हेनरी वाले इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट जो शुरुआत में चैप्टर स्टार्ट हुए थे तब पढ़े थे, ये होगी हेनरी। L को हेनरी में डिनोट करेंगे
अब अगर मान लो कि ये तो कैसी यूनिट है एसआई और इसकी सीजीएस यूनिट पूछ ले तो सीजीएस यूनिट हो जाएगी एपीएमबी। तो ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस, ठीक है। अब आपको इसकी क्या निकालनी है, डायमेंशन, ठीक है ना। तो डायमेंशन निकालने का तरीका देखो, तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल के इधर पेज है ई, ईएमएफ होता है वोल्ट में, वोल्ट, टाइम होता है सेकंड में, वोल्ट सेकंड, अपॉन में करंट एम्पियर में, ठीक है। अच्छा, वोल्ट अपॉन एम्पियर V इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला है। R की वैल्यू क्या आती है, V अपॉन I, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या लिख सकता हूं मैं, ओम, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का ओम, तो L को लिख सकते हैं ओम सेकंड। तो इसकी एक डायमेंशन तो क्या होगी, ओम सेकंड, सॉरी एक यूनिट होगी ओम सेकंड। अब आप इसकी क्या निकालना चाहते हो, डायमेंशन, तो डायमेंशन निकालना चाहते हो तो डायमेंशन में यहां से निकालो, वोल्ट होता है जूल पर कूलम, ठीक है ना, वर्क डन अपॉन कूलम, ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था आरकेसी के साथ। तो ये हो गया जूल, तो जूल का होता है m1 l2 d-2 और अपॉन में कूलम, कूलम होता है a1 d-1, ठीक है, मल्टीप्लाई सेकंड का a1 अपॉन एम्पियर का a1। अब काटापीटी करते हैं, ये d से तो d मर गया, ये a से a मरेगा नहीं, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आके, और ऊपर रह गया आपके पास में m1 m1 l2 d-2 a-2, ये होगी l की डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन को एसआई या सीजीएस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायमेंशन को एसआई या सीजीएस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद में इसकी 1 हेनरी और 1 एबी हेनरी इनके बीच का भी रिलेशन होता है, 1 हेनरी इक्वल टू 10 की पावर 9 एबी, ये शायद अगर नहीं लिखा हो तो आप अपने नोट्स में लिखना, ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वजह से एनर्जी स्टोर्ड की बातें करते हैं, कौन सा वाला ये वाला वापस से जो बात कर अच्छा, ठीक है, और कोई जिसको इसमें वापस पूछना हो अक्षय के अलावा, आपका मन भाई तो मेरा मन भाई तो इधर सुनो, जब मैंने इंड्यूस करंट क्यों पैदा हुई ये तो समझ में आ गया था ना, इससे पहले जो मैंने समझाया था वो तो समझ में आ गया कि इंड्यूस करंट पैदा ही क्यों हुई है। अच्छा, ये इंड्यूस करंट पैदा इसलिए हुई है क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कोएफिशिएंट, और वो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके लिए एल, तो फाई इक्वल टू एल आई, ठीक है। अब हमारी को एक कॉन्सेप्ट पता है कि जब फाई देखा हो तो फाई का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ, तो ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करें तो इसका डी फाई अपॉन डी, और इधर एल तो कांस्टेंट है, तो हमने कोएफिशिएंट लगाया था ना, कांस्टेंट है, तो डी आई अपॉन में डी टी, याद है, ठीक है। अच्छा, अब डी फाई अपॉन में डी टी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, इसके अंदर ये डी फाई अपॉन में डी टी क्या होता है, ईएमएफ, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव में होती है, तो नेगेटिव इधर की जगह मैंने इस तरफ लगा दी, तो फॉर्मूला बन गया ईएमएफ इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन में डी टी। अब ये क्या शो कर रहा है, ये ईएमएफ बनेगा उल्टा, रिवर्स बनेगा, इसलिए ये नेगेटिव लगा हुआ है, जितना ज्यादा एल की वैल्यू हो जाएगी उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा, डीआई अपॉन में डीटी, करंट का चेंजेस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ बनेगा, करंट का चेंजेस जितना ज्यादा उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा। अच्छा, अब ये जो एल है, एल को जैसे हम रेजिस्टेंस लगाते थे यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या लेते थे, ओम, किसने दिया, ये ओम ने दिया, तो ये जो इंडक्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस किसने दिया, हेनरी ने, तो इसने अपना ही नाम डाल दिया हेनरी। ये कौन सी यूनिट है इसकी, एसआई यूनिट। अच्छा, अगर इसी को सीजीएस में लेंगे तो कैसी हो जाएगी, एबी हेनरी। ये सीजीएस वाले नाम इसलिए याद रखें क्योंकि आपके फिल इन द ब्लैंक में या फिर ना जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वहां पे आएगा, बिना बात कर बैठे किसी से बोलेगा। एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एल की वैल्यू फाइंड करनी है ना,
आपको एल की यूनिट फाइंड करनी है। तो देखो ये डी अपॉन डी है ना, देखो डी को तो भेजो इसके मल्टीप्लाई में और डी को भेजो इसके डिवाइड में। ईएमएफ किस में होता है? वोल्ट। मल्टीप्लाई में कौन आया है? सेकंड टाइम वोल्ट सेकंड। अपॉन में डिवाइड में कौन आया है? एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है ओम। वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है ओम। कहां से है? V IR वाले फॉर्मूले, ठीक है। वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम। अब हमको क्या निकाली? एक तो इसकी ये वाली यूनिट होगी, एक होगी हेनरी। या तो हो सकता है ओम सेकंड दे रखा हो या फिर हो सकता है हेनरी दे रखा हो। अब आपको इसकी निकालनी है डायमेंशन। डायमेंशन के लिए वोल्ट की डायमेंशन लिखो, सेकंड की डायमेंशन लिखो, एम्पियर की डायमेंशन लिखो। सेकंड और एम्पियर की तो ठीक है, लेकिन वोल्ट वाला क्या होता है? आपको वोल्ट का फॉर्मूला याद हो शुरुआत के चैप्टर से, V = dW अपॉन में dQ या वर्क डन अपॉन में कूलम्ब, ठीक है। वहां से वर्क का क्या होता है? m1 L2 T-2। Q का कितना होता है? एम्पियर सेकंड A1 T1। इन दोनों का डिवाइड है तो यहाँ T से T कट हो जाएगा, A इस A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A2 हो जाएगा। तो ये डिवाइड का A2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A-2 और बाकी m1 L2 T-2 वैसे का वैसा ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम करते हैं कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई। एनर्जी स्टोर के तो एनर्जी स्टोर देखते हैं हम dW वर्क डन से। वर्क डन होगा आपके लिए। देखो वर्क क्या होता है पहले ये समझो। पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन में T। W अपॉन में T। अच्छा, पावर का एक फॉर्मूला होता है V × I, EMF × I। लिख सकता हूँ मैं इक्वल टू W अपॉन में T। अच्छा, dW अपॉन में dt लिखूं तो भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। इस dt को इधर भेज दो तो dW इक्वल टू EMF I dt। तो आपको अगर वर्क निकालना है तो क्या करेंगे? EMF और I को मल्टीप्लिकेशन करके dt, ठीक है। तो हम ये वर्क का ये फॉर्मूला लिख लेते हैं EMF I dt, ठीक है। अच्छा, अब EMF का फॉर्मूला कहां से आएगा आपका? यहाँ से ये रहा EMF का फॉर्मूला। तो ये आ गया EMF का फॉर्मूला माइनस का L di अपॉन में dt I dt। dt से dt हटा दो, dt से dt हटा दो तो क्या बचा? माइनस का L I di। और ये जो भी वर्क होगा ये कहां जाके स्टोर होगा? उस कॉइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो कॉइल में कितना वर्क स्टोर हुआ है वो इसका इंटीग्रेशन कर दो। dW है ना, माइनस का L di अपॉन में dt। ये इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया तो इधर बना W, L तो आ जाएगा बाहर। हाँ बोलो। अच्छा हाँ, तो ये dt है। I का इंटीग्रेशन होगा तो I का इंटीग्रेशन होगा I² अपॉन में 2, नेगेटिव बाहर है। अब ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है? कि हमने वर्क किया है। नेगेटिव तो क्या शो कर रहा है? हमने वर्क किया है। और ये जो वर्क किया ये कहां जाके स्टोर हो जाएगा? कॉइल के अंदर। तो कॉइल के लिए तो क्या हुआ? एनर्जी स्टोर। तो कॉइल के लिए एनर्जी स्टोर U इक्वल टू हाफ LI, ठीक है ना। LI² हाफ को आगे ले लिया, LI²। ये माइनस क्यों हटा रहा हूं? माइनस इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि मेरे लिए तो वर्क डन नेगेटिव का होगा, लेकिन कॉइल के लिए कैसा होगा? पॉजिटिव। जैसे मैंने अगर 100 रुपए आपको दिए तो मेरे लिए 100 रुपए कैसे होंगे? नेगेटिव के, क्योंकि मैंने तो आपको दे दिए। तो मेरे वाले जो भी वैल्यू है, जैसे मेरे पास 10 करोड़ रुपए थे तो 10 करोड़ में से अब 100 माइनस करके लिखने पड़ेंगे ना मेरे को। पर आपके पास में अगर 2 ही रुपए थे तो आप क्या करोगे? 2 + 100 करके लिखोगे। समझ आ रहा है ना? ऐसे समझ में आता है। अभी समझ आया? एक 100 रुपए दूं तो तेरे 2 रुपए दिखा तो सही। कब करूं? तब नहीं देंगे। जिसके पास 2 रुपए है उसी को देगा। उसके पास केवल 2 ही रुपए होंगे। नेटवर्क 2 ही रुपए है। बात मेरे पे विश्वास करते हो? मैं बहुत एहसान खराब हो सारा। अब इसके बाद में सेल्फ इंडक्टेंस आता है प्लेन सर्कुलर कॉइल का। अब आपके पास में 2 टॉपिक है, एक तो है प्लेन सर्कुलर कॉइल
ठीक है ना, और एक है आपके पास में सोलेनॉइड, ठीक है। इनके लिए आपको क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी डॉट ए। फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो फाई की वैल्यू है बी डॉट ए, तो यहाँ पर जितने ज्यादा टर्म्स होंगे तो फाई की वैल्यू में उतने ज्यादा आएंगे, एन बी ए आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अब ये बी की वैल्यू उस प्लेन सर्कुलर कॉइल के अंदर सेंटर पे कितनी होती है, फाई की वैल्यू, एन तो वही का वही है। यहाँ पे बी की वैल्यू प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए आपको याद होगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन में डी, ऐसा कोई है फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन में डी। डी क्या है, उसका डिस्टेंस, या वो डिस्टेंस थी मतलब डायमीटर थी, सॉरी रेडियस थी। तो हम यहाँ पे इस कॉइल के लिए रेडियस ले लेते हैं आर, और ये हो गया एरिया, ठीक है ना। अच्छा, इस फाई की वैल्यू क्या होती है, एल इंटू आई, अभी पीछे पढ़ाया था, एल इंटू आई, तो ये हो गया एन, और यहाँ पर भी ये एन लगा होता है, तो इसकी जगह हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में 2 आर। आई से आई हटा दो, ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में 2, आई से आई हटा दो, अच्छा। अब इस ए को आप चेंज भी कर सकते हो, ए को क्या चेंज कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2r, तो ये एक आर से एक आर कट जाता है, और यहाँ पे हो जाता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन में 2। फॉर्मूले दोनों ही सही है, आप चाहे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इस केस, चाहे यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। बेटर तो यही रहता है कि दोनों वैल्यूज लिखो, बेटर तो यही रहता है दोनों वैल्यूज लिखो। अच्छा, अब सोलेनॉइड के लिए भी सेम ऐसे ही करना है। सोलेनॉइड के लिए आपके लिए फॉर्मूला होता है, देखो जैसे इसमें फाई की वैल्यू कितनी होगी, एन बी ए, एन बी ए। अब सोलेनॉइड के लिए बी का फॉर्मूला होता है, बी का फॉर्मूला आपको याद हो तो सोलेनॉइड के लिए बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, याद है आपको। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में कैपिटल एन। एन क्या है, लेंथ, लेंथ किसकी है, ये सोलेनॉइड की लेंथ है, म्यू नॉट एन आई से। अब ये वाली वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, तो फाई की वैल्यू लिख देते हैं एल आई, ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, फाई की वैल्यू लिख दी एन आई, और ये एन बी की जगह लिखा म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, और एरिया, एरिया ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये आई से आई कट गया, तो एल की वैल्यू सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। अच्छा, अब यहाँ पर इस एन अपॉन एल को हम लिख सकते हैं, तो हम ऊपर भी एल का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी एल का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एन अपॉन एल, एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, स्मॉल एन का स्क्वायर, तो एल हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलेनॉइड, एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। अब कभी कभी इसको ऐसा भी लिख देते हैं कि म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर वॉल्यूम, क्योंकि अब सोलेनॉइड कैसा होता है, इस तरह से होता है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका लेंथ, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इस लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना। सब जगह इस तरह से भी लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला जरूर लिखा हुआ है, और ये वाला फॉर्मूला भी जरूर लिखा हुआ है। सर एनसीईआरटी में नहीं है तो कोई बात नहीं, सोलेनॉइड का फॉर्मूला आ जाएगा। एनसीईआरटी आपने थोड़ी पढ़ी है, एनसीईआरटी क्या करता है, वहां पे थ्योरी में तो कुछ नहीं देता है, लेकिन क्वेश्चन में सब आ रहा है, ठीक है ना। और अगर आप वो लिखे हैं कोई आइडिया वाली ऐसी लाइए, तो आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन कभी आया हुआ होगा तो ऐसा कुछ। वेरी गुड, देखो इस तरह की आप
ठीक है, इतनी पतली सी बुक है, इसके अंदर लगभग होंगे मेरे ख्याल से 150 से 200 पेज होंगे। नहीं सर, एक चैप्टर के 30 क्वेश्चन है। एक चैप्टर के 30 क्वेश्चन है। हाँ, तो एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो पूरा चैप्टर वैसे ही कवर हो जाता है। 30 क्वेश्चन कवर कर दोगे तो define mutual inductance between two coaxial solenoid। तो इसके अंदर पूरा डेरिवेशन देखो आया हुआ है N1 N2 वाला। अब इसके बाद में देखो 2016 के अंदर क्वेश्चन सुनना देखो, राइट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। पहले तो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पूछ ली, डेराइव द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनोइड। क्वेश्चन है लॉन्ग सोलेनोइड, और ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ ना ये सेम टू सेम ऐसे ही लॉन्ग सोलेनोइड ठीक है ना, जैसे मैं करवा रहा हूँ सेम टू सेम वैसा ही प्रोसीजर उसके अंदर है, ठीक है ना। आएगा भी नहीं आएगा। इसमें आ रखी है और कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये तो बात मैंने आपको शुरू से बोली थी ना, एनसीईआरटी में कंटेंट कम है। एनसीईआरटी में कंटेंट क्या है, कंटेंट तो है पर क्या है कि वो बहुत थ्योरी लेंथी थ्योरी दे रही है। राजस्थान बोर्ड ने क्या इतनी लेंथी थ्योरी नहीं देके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझाया और उससे एप्लीकेशन समझा दिया। अब हो सकता है कि एनसीईआरटी में कोई टॉपिक ना मिले लेकिन वो आपको राजस्थान बोर्ड के टॉपिक में मिलता है। जैसे आपने पोटेंशियल मीटर के केस में देखा होगा, पोटेंशियल मीटर वहां कितना है, 1.5 पेज 2 पेज का है, ठीक है। और जब हम राजस्थान बोर्ड की बुक में पढ़ते हैं तो पोटेंशियल मीटर 8 पेज का है, और मैंने भी 8 पेज के हिसाब से मैंने आपको 5 एप्लीकेशन में से 3 एप्लीकेशन तो पूरे करवाए थे, और बाकी के 2 एप्लीकेशन मैंने इसलिए नहीं करवाए क्योंकि एमीटर और वो वोल्ट मीटर ना तो उसका कैलिब्रेशन आपको पूछा जाएगा क्योंकि वो तो एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा है, ना एमीटर और वोल्ट मीटर बनाने के कॉन्सेप्ट गैल्वेनोमीटर के केस में दे रखे हैं। जब गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्ट मीटर बनाए जाते हैं, ठीक है ना, शंट रेजिस्टेंस लगा के। अब वो वाली चीजें तो आपकी है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि होती ही नहीं है, ठीक है ना। और जो टीचर पेपर बनाएगा और जो टीचर चेक करेगा वो कोई पहली बार नहीं है, वो आपकी तरह थोड़ी कि आज उसने 12वीं की किताब ली हाथ में, उसने तो पहले भी पढ़ रखी होगी, उसने तो उसके पास तो घर पे जैसे मेरे पास बुक पड़ी है राजस्थान बोर्ड की पुरानी, तो उसके पास तो घर पे राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक ही मिलेगी ना उसको, तो वो टीचर होगा तो उसको तो राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक ही पड़ी होगी। अच्छा, वो टीचर होगा और जो चेक करने हैं जिसके एग्जामिनर के हाथ में जाएगी कॉपी चेक होने के लिए वो गवर्नमेंट के टीचर होंगे, और वो गवर्नमेंट के टीचर तो आज से थोड़ी पढ़ा रहे हैं, वो तो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, और वो कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो उनको तो दिमाग में वही घुसा हुआ है ना कि सोलेनोइड इक्वेशन होता है, सोलेनोइड इक्वेशन को ऐसे सोल्व करना है, उनके दिमाग में तो वही है। हाँ, अरे ऐसे नहीं आती है प्राइवेट वालों को, एक्सपीरियंस ये पास आता है ऐसे नहीं आती है, करिए तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा कि मान लो कि आपने कोई कॉइल रखी थी, ठीक है, इसके अंदर तो बैटरी लगाई है और इसमें करंट फ्लो भी I1, इसको कॉइल C1 मान लो और इसकी करंट क्या है I1। अब जैसे ही आप बैटरी ऑन करोगे तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई फ्लक्स बनेगा आपका, इससे रिलेटेड कोई ना कोई फ्लक्स बनेगा, और ये जो फ्लक्स है ये पास की किसी कॉइल से रिलेटेड हो जाएगा। कैसे, ये पास की कॉइल है, ठीक है, अब इसमें आपने लगाया गैल्वेनोमीटर, अब पास की कॉइल में ये फ्लक्स पास होने लग जाएगा। अब यहां से तो करंट हुई I1 और इसकी वजह से जो फ्लक्स बना ∅1, ठीक है ना, इससे फ्लक्स बना ∅1, इससे बना, लेकिन इसका ∅1 का कुछ पार्ट इससे कनेक्ट हो गया, वो कितना कनेक्ट हुआ है ∅2, ठीक है ना, ∅2 किससे कनेक्ट हुआ है, कॉइल C2 से।
C2 से कोई phi2 कनेक्ट हो गया। अब ये phi2 कनेक्ट हो गया तो जैसे जैसे ये करंट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जनरेशन करंट क्या होगी, उल्टी होगी। उल्टी होगी तो वो ऐसे फ्लो होगी और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आएगा इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर जो डायग्राम है थोड़े से गलत बना है, डायरेक्शन ऑफ करंट गलत बना रही है। आपको डायरेक्शन ऑफ करंट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये करंट इस तरफ है क्लॉकवाइज है तो ये वाली एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। हाँ, और अगर इसको बंद करोगे, ये तो ऑन करने पे, बंद करोगे ना तो फिर वापस सीधी हो जाएगी। बंद करोगे तब ये तो सीधी रहेगी और वो भी सीधी ही रहेगी। अच्छा, अब ये जो इंड्यूस करंट बनी है वो लिखी मैंने I2। इंड्यूस करंट कितनी लिखी, I2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये I2 है ये किसकी वजह से है, I1 की वजह से है। तो phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1 में जितना ज्यादा करंट का चेंजेस 1 के अंदर होगा उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा, उतना ज्यादा फ्लक्स कनेक्ट होगा। तो phi2 प्रोपोर्शनल टू I1। तो ये देखो पहले क्या था, खुद के अंदर ही हो रहा था तो उसे बोलते थे सेल्फ। अब ये दूसरे के अंदर हो रहा है तो इसे बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में हम phi2 इक्वल टू हो जाएगा जो कोएफिशिएंट Mi1। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दो, d phi2 अपॉन में dt इक्वल टू m di1 अपॉन में dt। इसको लिख लिया EMF इनटू इक्वल टू माइनस m di1 अपॉन में। यहाँ तक समझ में आ गया? ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में अब जब आप इसकी वैल्यू निकालना शुरू करोगे तो इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा phi2 वो क्या होगा, इसके अंदर कितने टर्न्स है, मान लेते हैं n2 टर्न्स है। इसमें कितने टर्न्स है, n2 टर्न्स है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, V1 की वजह से आया ना मैग्नेटिक फील्ड, और A1 अब ये A1 के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि हमने मान लिया कि इसका जितना भी फ्लक्स बनता है वो सारा का सारा कनेक्ट हो गया। ठीक है ना, हमने एक कंडीशन मान रखी है कि जितना भी फ्लक्स है वो सारा का सारा कनेक्ट हो गया। अब देखो कॉइल्स कैसी होती है, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसमें, जैसे ये 4 टर्न्स है इधर, तो अब मैंने ये दूसरे हाथ को मान लिया, ये दूसरी कॉइल है, ये पहली कॉइल है। हम क्या करें, इनको ऐसे पास में रखते हैं, तो पास में रखते तो इसका फ्लक्स इसमें चला जाएगा। ठीक है, एकदम जोड़ के रख लिया पास में, तब भी चला जाएगा। लेकिन सारा नहीं जा रहा हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉइल्स को लाएंगे और एक दूसरे में कपलिंग करेंगे। ठीक है ना, तो पहले के अंदर से जो भी फ्लक्स बनेगा वो दूसरे से डायरेक्ट पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा। और जब ये हम कनेक्ट करते हैं तो हम मान लेते हैं कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम, तो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ले रखा है। देखो ये एक जनरल कंडीशन के लिए बना रखा है। ठीक है ना, बाकी की चीजें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़नी होती है, लेकिन आपके लिए तो ये N2B1A N2B1A यहां तक तो समझ में आ गया आपको, N2B1A। अब B1 क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसकी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड, इसकी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड देखना, phi2 इक्वल टू N2 B1 कितना हो जाएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0/2 I अपॉन में R, μ0/2 I अपॉन में R। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स कितने, N1, तो ये N1 हो गया और ये A तो नहीं चलता है। अच्छा, phi2 की वैल्यू कितनी है, Mi1, तो ये हो गया Mi1 इक्वल टू μ0 N1 N2 I1 A अपॉन में 2 ठीक है, वापस से समझना, ये B1 किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 1। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, μ0/2 Ni अपॉन में R। ठीक है, जब ये 1 की वजह से है तो ये करंट भी किसकी होगी, 1 की, और ये टर्न्स भी किसके होंगे, 1 के, तो μ0 N1 I1 अपॉन में 2R। अब आप कहोगे सर R1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने माना कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो दोनों की रेडियस भी तो सेम ही होगी, तो R को R ही मान लेते हैं। ओके, तो अब ये N1 N2 मल्टीप्लाई होगी N1 N2। ठीक है, μ0 को आगे लीजिए, नीचे 2R है, I1 है इधर और I1 इधर भी है, ये phi2 कहां से है, यहाँ से।
I1 से I1 हट गया, तो M की वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हुआ है, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में 2R, ये वाला फाइनल फॉर्मूला है। अच्छा, अब ये वाला तो मैंने किसके लिए बनाया है, प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए, ठीक है। अब ये प्लेन सर्कुलर कॉइल ना होती तो क्या होता, तब क्या होता है, यहाँ पे सोलेनोइड होता, सोलेनोइड की कोई ना कोई लेंथ होती है, तो सोलेनोइड के लिए ये जो बी की वैल्यू है ना, ये बी की वैल्यू क्या होती है सोलेनोइड के लिए, बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट स्मॉल एन I1, ठीक है ना, और ये स्मॉल एन क्या होगा, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन में N। तो अगर ये होता तो उस केस में क्या करते, तो इस केस में यहाँ से चेंजेस करोगे ना, इस जगह से चेंजेस किया, तो 5 की जगह M I1 इक्वल टू N2 इस म्यू नॉट की, इस बी की जगह म्यू नॉट N1 I1 अपॉन में L इंटू A, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले केस में I1 से I1 हट गया और M की वैल्यू क्या रह जाती, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L, ये किसकी वजह से है, सोलेनोइड। राजस्थान बोर्ड में केवल सोलेनोइड के लिए दे रखा है, ये वाला नहीं दे रखा है, मैंने दोनों के लिए लिखा है, ठीक है। राजस्थान बोर्ड में केवल सोलेनोइड के लिए लिखा, ओके, ये है टॉपिक खत्म। अब इसमें एक कपलिंग फैक्टर होता है, कपलिंग फैक्टर क्या होता है, देखो कि मान लो कि मैंने ये एकदम पूरी अंदर घुसा दी, तब क्या हुआ, सारा का सारा फ्लक्स, फर्स्ट का सारा फ्लक्स सेकंड से कनेक्ट हो गया। मान लो कि कनेक्ट नहीं करता, ऐसे करता तो फर्स्ट का सारा फ्लक्स कनेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत ही कनेक्ट होता, तो उस केस में कपलिंग फैक्टर मान लेते हैं कि ये वाली है L1 और ये वाली है L2, मतलब इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, तो कपलिंग फैक्टर होता है आपके लिए M इक्वल टू के रूट ऑफ L1 L2, मतलब आपको इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो M इक्वल टू कपलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई रूट ऑफ L1 L2, दोनों की सेल्फ इंडक्टेंस की L1 L2 की वैल्यू। यहाँ पे कपलिंग फैक्टर 1 हो जाता है, 1 मतलब मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो जाएगी, कब, जब आपने इस कॉइल को इस तरह से डाल रखा है और इस तरह से कर दिया तो कपलिंग फैक्टर की कोई अलग वैल्यू होती है। यहाँ पे A को क्या बोलते हैं, कपलिंग फैक्टर, यार समझ आ गया, ये हो गया चैप्टर खत्म। आपको मेरे ख्याल से ना, हाँ, इंडक्शन वाला चैप्टर खत्म। मेरे ख्याल से राजस्थान बोर्ड के अंदर कपलिंग फैक्टर के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, नहीं लिखा है, और आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये क्या नहीं, वो बढ़ाने के लिए दोनों का ये कैसे बढ़ा सकते हैं, कपलिंग कर देते हैं, है क्या क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया है, तो ऐसा देखो आप ना एक बार के लिए सोचो कि राजस्थान बोर्ड ने तो एनसीईआरटी पहली बार लगाई है, राजस्थान बोर्ड ने तो एनसीईआरटी पहली बार लगाई है, पहली बार किसी